हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 चित्रकला का मॉडल पेपर 4 हल करेंगे। 3 मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये मॉडल पेपर जो आपके 7 मार्च को चित्रकला का बोर्ड का पेपर होने वाला है, उसमें अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनमें से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न है पक्के पूछे जाएंगे। ये आपके संपूर्ण पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। यदि आप पूरा अपना सिलेबस पढ़कर ये रिविजन करोगे तो आपके लिए अति कारगर साबित होंगे। और जो चित्रकला का पेपर है वो 3.25 घंटे का रहने वाला है और 24 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए, आपको पेपर हल करने से पहले इनको जरूर पढ़ना है। पेपर में खंड ए है वो छोटे प्रश्नों से संबंधित है। इसमें एबीसीडी वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे और प्रत्येक एबीसीडी आधे नंबर का रहने वाला है। एबीसीडी में पहला प्रश्न है, जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ कौन सा है। जो जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ है वो कल्पसूत्र ग्रंथ है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो कल्पसूत्र ग्रंथ है वो जैन परंपरा से संबंधित है, ये एक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ है। दूसरा एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ कौन सा। ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है वो संग्रहणी सूत्र है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में बड़े आकार की आकृतियों और जीवंत आकार के छवि चित्रों का निर्माण किए गए। जो जयपुर शैली है उसमें बड़े आकार की आकृतियां और जीवंत आकार के छवि चित्रों का निर्माण किए गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। जो राजस्थान की चित्र शैली है उनसे संबंधित तो प्रश्न हर बार पूछा जाता है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे चौथा प्रश्न है, बाबर के समय का जो चित्रकार दाढ़ी वाले थे चेहरों का बहुत खूबी के साथ बनाता हुआ कौन था। यानी दाढ़ी वाले थे चेहरों वाले चित्र बनाने वाला मुख्य चित्रकार कौन था। जो मुख्य चित्रकार है वो बीएजद था। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके 7 मार्च को बोर्ड का पेपर होने वाला है, उसमें मील के पत्र साबित होंगे। इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सभी 10 मॉडल पेपर है वो इस चैनल पर हल करवाए जाएंगे और अति महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करवाए जाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। इन मॉडल पेपरों की पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आगे जो 5वां प्रश्न है, मुगलों ने निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया। मुगलों ने वो कैलीग्राफी कला को भी संरक्षण प्रदान किया, चित्रकला को भी संरक्षण प्रदान किया, शिल्प कला को भी किया। इसमें उपरोक्त सभी है वो सही होगा। ऑप्शन 2 है वो सही होगा। छठा प्रश्न है, पिछुई चित्रकारी राजस्थान में किस नगर से संबंधित है। जो पिछुई चित्रकारी है वो राजस्थान के नाथद्वारा नगर से संबंधित है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। ये पिछुई चित्रकला है वो अति महत्वपूर्ण, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 7वां प्रश्न है, पाबूजी की फड़ नामक लोकप्रिय चित्रकला परंपरा कहाँ प्रचलित है। जो पाबूजी की फड़ है वो राजस्थान में प्रचलित है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके 7 छोटे छोटे एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक एबीसीडी वाला प्रश्न आधे नंबर का रहने वाला है, यानी 3.5 नंबर के एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित है। ये भी प्रत्येक रिक्त स्थान है आधे नंबर का रहने वाला है। इसमें पहला है, मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय और यूरोपियन दर्शी संस्कृति सौंदर्य के अति खालगे मिश्रित रूप को प्रस्तुत करती है। जो मुगल चित्रकला शैली है वो अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय, यूरोपियन दर्शी संस्कृति और सौंदर्य के प्रति जो परिष्कृत और मिश्रित रूप है उसको प्रस्तुत करती है। इसमें रिक्त स्थान में है वो परिष्कृत सही होगा। दूसरा रिक्त स्थान है, मुगल दरबार में कला अधिक खालजगा हो गई क्योंकि वहाँ कार्यशालाएं थी। जो मुगल दरबार है उसमें कला अधिक औपचारिक हो गई थी, ये जनसाधारण के बीच में नहीं रही थी, ये दरबार के इधर उधर भटकती रहती क्योंकि वहाँ अधिकतर कार्यशालाएं थी। इसमें सही उत्तर है वो औपचारिक होगा। तीसरा प्रश्न है, खालजगा जीएम शेख के शिक्षक और बड़ौदा आर्ट ऑफ स्कूल के सदस्य और संस्थापक थे। जो बड़ौदा आर्ट ऑफ स्कूल है उसके संस्थापक है वो केजी सुब्रमण्यम थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। केजी सुब्रमण्यम के शिष्य और जीएम शेख थे, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चौथा रिक्त स्थान है, भारत की कला और शिल्प परंपराएं भारत में 5000 सालों से अधिक की खालजगा विख्यात के इतिहास को प्रदर्शित करती। जो भारत की कला और शिल्प परंपराएं भारत में 5000 सालों से अधिक जो मूर्त विख्यात इतिहास है उसको प्रदर्शित करती है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 5वां रिक्त स्थान है, सबसे असाधारण रंगीन चित्रण घर के उस हिस्से में किया जाता है जिसे खालजगा या भीतरी कमरा के नाम से जाना जाता है। जो सबसे असाधारण या रंगीन चित्रण है घर के उस हिस्से में किया जाता है जिसे कोहबर घर या भीतरी कमरा कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो घर का भीतरी कमरा होता है जहाँ असाधारण या रंगीन चित्रण किया जाता है उसे कोहबर घर कहा जाता है। इस प्रकार आपके 5 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। प्रत्येक रिक्त स्थान आधे नंबर का रहने वाला, यानी 2.5 नंबर के रिक्त स्थान और 3.5 नंबर के एबीसीडी के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे 23वां प्रश्न है, वो अति लघुरात्मक प्रश्नों से संबंधित है जिसका उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है। ये भी प्रत्येक प्रश्न है वो आधे नंबर का रहने वाला है। इसमें पहला है, जहांगीर के शासनकाल का चित्रकार मनोहर किस प्रकार के चित्र बनाने में निपुणता। जो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार मनोहर नामक का चित्रकार था वो शिकार के चित्र बनाने में निपुणता। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर के शासनकाल में शिकार के चित्र बनाने में निपुण कौन था। जो चित्रकार मनोहर था वो शिकार के चित्र बनाने में निपुणता। ये जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली दरबारी चित्र शैली थी कैसे। आपको इसको समझाना है क्योंकि ये जनसाधारण जीवन से दूर जो मुगल दरबार है उसमें वैभव में खोती रही, यानी जनसाधारण का इसमें कोई अस्तित्व नहीं था। जो मुगल दरबार है उसके इधर उधर भटकती रही, इस कारण उसे दरबारी चित्र शैली भी कहा जाता है।
तीसरा प्रश्न है रागिनी पद्मासिका ऑफ राग हिंडोला चित्र में पर्शिया फारसी प्रभाव को कहाँ देखा जा सकता है। जो रागिनी पद्मासिका ऑफ राग हिंडोला चित्र है उसमें पर्शिया के प्रभाव को दो गुबंदों की सतह पर फूल पत्तियों की अरेबियन सजा में देखा जा सकता है। यहाँ गुबंद है, ये मिसप्रिंट है, गुबंदों की जगह गुबंद है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो दो गुबंद है उनकी सतह पर जो फूल पत्तियों की अरेबियन सजा है उसमें देखा जा सकता है। आगे चौथा प्रश्न है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह चित्र में सुल्तान को किस प्रकार चित्रित किया गया। जो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह चित्र है उसमें सुल्तान सिंहासन पर बैठा है, उसने अपने हाथ में तलवार थामी हुई जो उसके राजनीतिक आधिपत्य का प्रतीक है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पांचवा प्रश्न है बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का चित्र कहाँ संग्रहित है। जो बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का चित्र है वो नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संग्रहित है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने वाले किन्हीं दो कलाकारों के नाम बताइए। यानी ऐसे कोई दो कलाकारों के नाम बताना जिन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग किया। इसमें पहले कलाकार है नलिनी मालिनी जो मुंबई से संबंधित है, दूसरे विवान सुंदरम जो दिल्ली से संबंधित है। इन दोनों कलाकारों को नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सातवां प्रश्न है गोंड पेंटिंग क्या है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश के मांडला और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गोंड समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली लोक चित्रकारी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे आठवां प्रश्न है चित्रसूत्र नामक अध्याय किस प्रकार की कला से संबंधित है। जो चित्रसूत्र नामक अध्याय है वो प्रतिमा लक्षण नामक कला से संबंधित है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नौवां प्रश्न है कागज की शताब्दी में आया। कागज है वो 14वीं शताब्दी में आया, इसका उत्तर आपको ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है किन चित्रों की श्रृंखला कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यानी कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। जो कांगड़ा कलाकार है उन्होंने भागवत पुराण चित्रों की श्रृंखला बनाई, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भागवत पुराण के चित्रों की श्रृंखला कौन से चित्रकारों ने बनाई। जो कांगड़ा कलाकार है उन्होंने बनाई थी। इस प्रकार आपके 10 है वो अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का रहने वाले, यानी 5 नंबर के अति लघुरात्मक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे जो खंड 2 है वो लघुतरात्मक प्रश्नों से संबंधित है, जिसका उत्तर आपको 40 शब्द यानी 3 से 4 लाइन में देना है। प्रत्येक प्रश्न है वो पूर्ण नंबर का रहने वाला है, यानी 3/4 नंबर का एक प्रश्न है वो रहने वाला है। इसमें चौथा प्रश्न है इब्राहिम के चित्रण संबंधी कार्य पर एक टिप्पणी लिखी। इब्राहिम के चित्रों में सौपन जैसी धुंधली सी दिखने वाली गुणवत्ता थी। उसकी मानव आकृतियों में चेहरे सुंदरता के साथ सुडोल भी है। उनकी चित्रशाला सबसे अधिक उन्नत मालूम पड़ती है क्योंकि उनका नाम बारहमासा, रागमाला और रसिक प्रिया जैसे विभिन्न संग्रहों में आता है। जो इब्राहिम का चित्रण संबंधी कार्य उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 5वां प्रश्न है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र क्या दर्शाता है। जो ये चित्र एक कलाकार की गति की धारणा और घोड़े की गति का प्रतीक है। जैसे अग्रभूमि के प्रतिपादन की पूरी तरह उपेक्षा करके दर्शाए गए। घोड़े को हवा में इतना तेज दौड़ते हुए दिखाया गया है कि जमीन दिखाई नहीं देती। इस प्रकार ये चित्र एक अस्थिर चित्र को कथा में बदलता हुआ दिखाई देता है। यानी घोड़े को इतना तेज दौड़ते हुए, घोड़े की गति को बताया गया, इतना तेज दौड़ते हुए दिखाया गया कि जमीन भी दिखाई नहीं देती। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे छठा प्रश्न है बीजापुर चित्र शैली के बारे में संक्षेप में लिखिए। जो बीजापुर चित्र शैली 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्रों में 1570 ईस्वी का चित्रित विश्वकोश नुजुम अल उलूम महत्वपूर्ण है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके 876 लघु चित्रकारियों में कई चित्र बर्तन, अस्त्र शस्त्र और नक्शतर के हैं। 1590 में इस चित्र शैली में रागमाला श्रृंखला चित्रित हुई। इस शैली के अंतरिक्ष संबंधी चित्र तुर्की पांडुलिपि से तथा आध्यात्मिक और भाव पक्ष से संबंधित पक्ष लेपाक्षी शैली संबंधित है। यानी जो बीजापुर चित्र शैली उसके अधिकतर चित्र है वो लेपाक्षी शैली से प्रभावित है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 7वां प्रश्न है रागमाला के चित्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जो रागमाला के चित्र है बीजापुर रागमाला के चित्र भारतीय संगीत से संबंधित रचनाएं जिसमें लेपाक्षी शैली की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती है। ये रचनाएं आदिल शाह के दरबार के समर्थ सौंदर्य बोध को दिखाती है क्योंकि इनमें रंगों का प्रयोग साहसिक और सशक्त रूप से हुआ है। जो रागमाला चित्र है इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यह बीजापुर चित्र शैली से संबंधित है। 8वां प्रश्न है अंग्रेज अधिकारियों ने कला निर्माण हेतु स्थानीय कलाकारों को क्यों नियुक्त किया है। इसका आपको कारण बताना है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेज भारत में वनस्पतियों, जीवों और लोगों के विभिन्न तौर तरीकों, रीति रिवाजों, परिवर्तनीय अवस्थितियों को देखकर आकर्षित हुए। कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने अपने आसपास के दृश्यों को चित्रित करने के लिए कुछ स्थानीय कलाकारों को नियुक्त किया। इस कार्य के पीछे मूल उद्देश्य मूल निवासियों के विचारों से अवगत होना भी था। यानी अंग्रेजों ने वहाँ के स्थानीय कलाकारों को नियुक्त किया ताकि वहाँ के जो स्थानीय मूल विचार है उनसे अंग्रेज वाकिफ हो सके और उनको जान सके। 9वां प्रश्न है कंपनी शैली के चित्रों के प्रमुख विषय क्या रहे। कंपनी शैली के चित्रों मुख्य रूप से भारतीय परिदृश्य, पर्वत, नदी, जंगल, समुद्र और लोक जीवन से जुड़े विषय, उत्सव, पोशाक, आभूषण, पुरातात्विक स्थल आदि का मुख्य रूप से चित्रित किया गया। स्पष्ट है कि कंपनी चित्र शैली में स्थानीय कलाकारों ने अपने आसपास की जीवन शैली को पारंपरिक तरीके से चित्रण किया है। यानी जो कंपनी शैली है उसमें अंग्रेजों ने चित्र शैली का विकास किया। इसमें अधिकतर जो स्थानीय कलाकार थे उनको नियुक्ति दी गई। इन दोनों की जो संयुक्त चित्रकला शैली उसे कंपनी शैली कहा जाता है। इसमें जो मुख्य रूप से भारतीय लोक जीवन से जुड़ी कथाएं हैं, जो भारतीय लोक जीवन से संबंधित रीति रिवाज, उत्सव, पोशाक, आभूषण, पुरातात्विक स्थल है, भौगोलिक परिदृश्य, इनसे संबंधित चित्र बनाए गए। 10वां प्रश्न है भारत के मार्क्सवाद से प्रभावित दो राजनीतिक कलाकार कौन से थे और उन्होंने किस ओर ध्यान दिया। भारत के मार्क्सवाद से प्रभावित दो राजनीतिक कलाकार चित्तो प्रसाद और सोमनाथ
हो रहा था। उन्होंने देखा कि चीज़ों को छापने यानी प्रिंट मेकिंग से सामाजिक चिंताओं को व्यक्त किया जा सकता है, इससे कलाकृतियों का संख्या बढ़ेगी, जो अधिक लोगों तक पहुंचेगी। उन्होंने सामाजिक सरोकारों को व्यक्त करने हेतु एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रिंट मेकिंग को अपना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये दोनों मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित थे और इन्होंने जो चित्रकला है उसको सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया। 11वां प्रश्न, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। 1946 में बम्बई, जो जिसका वर्तमान नाम मुंबई में द प्रोग्रेसिव ग्रुप नामक कलाकारों के एक समूह का गठन किया गया, जिसके मुख्य नेता है वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे। सूजा के अतिरिक्त मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप्स के अन्य सदस्य थे M.F. हुसैन, KH आरा, S.A. बाकरे और S.A. गड्डे और S.H. रजा। इन चित्रकारों का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बॉम्बे, इनकी स्थापना 1946 में बम्बई में हुई थी। आगे जो खंड है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित है। इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में यानी लगभग 10 लाइन में वो देना है और प्रत्येक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का रहने वाला है। ये अथवा में भी पूछा जाएगा, आपको दोनों में से कोई एक है वो हल करना है। इसमें 12वां प्रश्न है, भारतीय आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा भारतीय आधुनिकतावाद भारत में उपनिवेशवादी कला और परंपरावाद के बीच होने वाले संघर्ष के बाद यहाँ आधुनिक कला का जन्म हुआ। उपनिवेशवादी कला यानी जो अंग्रेजों की कला थी और भारत की जो परंपरागत कला थी, इनके बीच जो संघर्ष हुआ उसके फलस्वरूप आधुनिक कला का जन्म हुआ। भारतीय आधुनिकतावादी कला के विकास के अंतर्गत सर्वप्रथम कंपनी शैली ने कला के नए संस्थान जैसे कला स्कूल, प्रदर्शनी, दीर्घा, कला पत्रिका, कला समाज आदि की शुरुआत की। इसके बाद राष्ट्रवादी कलाकारों ने इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए कला में और भी अधिक भारतीय गुणों को सम्मिलित कर भारतीय कला को एशियाई कला के रूप में पहचान दिलाई। भारतीय विरासत ने आधुनिक कला के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ये कला अंतर्राष्ट्रीय कला में अपना स्थान बढ़ा रही। भारतीय आधुनिकतावाद में पश्चिमी और भारतीय दोनों कला शैलियों का समावेश, यानी जो भारत की आधुनिकतावाद कला शैली, इसमें भारतीय और जो कंपनी शैली दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा हमें भारतीय स्वदेशी कला के इतिहास में E.B. हेवेल का सामान्य स्थान स्पष्ट कीजिए, यानी भारतीय स्वदेशी कला के इतिहास में E.B. हेवेल का क्या स्थान है या क्या योगदान है। E.B. हेवेल का भारत में प्रारंभिक जीवन। E.B. हेवेल 1884 ईस्वी में मद्रास कला महाविद्यालय के प्रिंसिपल नियुक्त किए गए और 1896 में वे कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल बनाए गए। वे एक यूरोपीय होते हुए भी भारतीय कला परंपरा के प्रबल समर्थक थे। ये मूल यूरोपीय थे लेकिन भारतीय कला के एक प्रबल समर्थक थे। इन्हीं के सहयोग से भारत में एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इन्होंने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा यूरोपीय कला रुचि को स्वयं पर लादने का गलत बताया। उन्होंने भारतीय जीवन और आदर्श से परिपूर्ण अजंता शैली, राजपूत शैली और मुगल शैली को आधार मानकर कला अभिव्यक्ति करने की सलाह दी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारतीय कला परंपरा की श्रेष्ठता का समर्थन E.B. हेवेल ने भारतीय कला परंपरा की श्रेष्ठता का हृदय से समर्थन किया। उसके अनुसार भारतीय कला आत्मा का अत्यधिक निकट है, इसे स्थूल जगत की अपेक्षा शाश्वत सत्यता का प्रदर्शन होता है, जबकि जो पाश्चात्य कला इसके विपरीत भौतिकता के अधिक निकट है, जिसमें आध्यात्मिकता की कमी है। जो भारतीय कला आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है और आत्मा के निकट है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय कला परंपरा को श्रेष्ठता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कला परंपरा विदेशी की अपेक्षा श्रेष्ठ है। उन्होंने भारतीय कला के अनेक पक्षों को विश्व के सामने प्रस्तुत कर भारतीय कला के गौरव को बढ़ाया। उन्होंने भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला के प्रभाव को त्याग कर उन्हें स्वयं की सांस्कृतिक गुणों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। ये आपको E.B. हेवेल का योगदान विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 13वां प्रश्न है, सोमनाथ हेरे के ग्राफिक प्रिंट बच्चे की विषय वस्तु और कलात्मकता का स्पष्ट कीजिए। जो सोमनाथ हेरे एक मार्क्सवादी कलाकार थे, इनका जो ग्राफिक प्रिंट बच्चे है उसकी विषय वस्तु और कलात्मकता को बताना है। ग्राफिक प्रिंट बच्चे की विषय वस्तु और कलात्मकता। बच्चे एक ग्राफिक प्रिंट है जो सोमनाथ हेरे ने सन 1958 में कागज पर बनाया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें एक ही रंग की नकाशी है वो एक्वा टिंट के साथ की गई। इसकी विषय वस्तु इस नकाशी में 1943 ईस्वी में बंगाल के अकाल को दर्शाया गया। इसमें 1943 में अकाल ग्रसित बच्चों की त्रासदी को दर्शाया गया जो इनकी स्मृति में अंकित है। यहाँ 5 खड़ी आकृतियों के साथ एक सघन बुनावट संयोजन है जिसमें कोई पृष्ठभूमि परिप्रेक्ष्य या प्रवेश नहीं है। यह आकृति आपस में वार्ता करती हुई दिखाई देती है, यानी आकृति इस प्रकार चित्रित किए गए जिससे लगता है ये आपस में एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। इसकी कलात्मकता, ये चित्र कथात्मक गुणवत्ता की रचना करता है बिना किसी दृश्यगत आंकड़े यानी विजुअल डाटा की सहायता के। इसे दिखाने के लिए बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया गया। ये बच्चे समाज के सबसे जो कमजोर वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस चित्र में जो 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा उसमें जो बच्चों की हालत हुई उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा में कृष्णा रेड्डी के बनाए चित्र भंवर की तकनीक और रंग योजना को स्पष्ट कीजिए। जो कृष्णा रेड्डी ने चित्र भंवर बनाया उसकी तकनीक और रंग योजना को बताना है। भंवर चित्र की तकनीक और रंग योजना। भंवर एक छापा चित्र है जो भारत के प्रसिद्ध छापा कलाकार प्रिंट मेकर कृष्णा रेड्डी द्वारा 1963 ईस्वी में बनाया गया। इसकी तकनीक और रंग योजना को अग्र प्रकार स्पष्ट किया गया है। इसमें पहला ये एक मनोरम संयोजन है जो नीले रंग के विभिन्न तानों से निर्मित है। इसमें प्रत्येक रंग दूसरे रंग में मिश्रित होता हुआ एक शक्तिशाली वेबियन जाल का आलेखन निर्मित किया गया। ये प्रिंट मेकिंग एक नई तकनीक का परिणाम है जो कि कृष्णा रेड्डी ने एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर स्टैनली विलियम हेटर के साथ एटेलियर 70 नामक एक प्रसिद्ध स्टूडियो में विकसित की थी। ये पद्धति विस्कोसिटी प्रिंटिंग यानी चिपचिपापन मुद्रण के रूप में जानी जाती है।
छापा चित्र की विषय वस्तु मुख्यतः जल की तरंग से सामान्यतः जो इस समझ पर आधारित है कि पानी और तेल परस्पर कैसे अंतःक्रिया करते हैं। यह प्रसिद्ध छापा चित्र है वो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क अमेरिका में संग्रहित है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना जो कृष्णा रेड्डी के द्वारा भंवर चित्र बनाया गया उसकी तकनीक और रंग योजना परीक्षा में पूछी जा सकती है। आगे जो खंड 2 है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसका उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में यानी 20 से 25 लाइन में पूरे एक पेज में देना है। ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला। इसमें अथवा में प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें एक प्रश्न है वो राजस्थानी चित्रकला शैलियों से संबंधित पक्का पूछा जाता है। जो राजस्थान की महत्वपूर्ण चित्रकला शैलियों इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें पहला 14 प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला शैली के निम्नलिखित चित्रों पर प्रकाश डालिए। जो पहला चित्र है वो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा और दूसरा ढोला और मारू जो जोधपुर चित्रकला शैली का चित्र है। इन दोनों को आपको वर्णन करना है। इसमें पहला है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। इस चित्र की विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया। चित्र का स्थान, समय और चित्रकार का नाम। अनिरुद्ध सिंह भाव सिंह के बाद गद्दी पर बैठा। रोचक दस्तावेज साक्ष्य के साथ इसके समय की चित्रकला के कुछ उल्लेखनीय चित्र बचे हैं। इनमें से एक सबसे अधिक चर्चित ये अनिरुद्ध सिंह का अश्वारोही चित्र है जो 1680 ईस्वी में कलाकार तुलसीराम द्वारा चित्रित किए गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। जो अनिरुद्ध सिंह का अश्वारोही जो घोड़े पर बैठा हुआ चित्र है ये 1680 ईस्वी में कलाकार तुलसीराम के द्वारा चित्रित किया गया। इस चित्र की विषय वस्तु, यह चित्र कलाकार की गति की धारणा और एक घोड़े की गति का प्रतीक है जिसे अग्रभूमि के प्रतिपादन की पूरी तरह उपेक्षा करके दर्शाया गया है। घोड़े को हवा में इतनी तेज दौड़ते हुए दिखाया गया है कि जमीन दिखाई भी नहीं देती है। इस चित्रांकन की विशेषता, ऐसे चित्रों की कीमत यह है कि ये जो स्थिर चित्र है उसको भी कथा में बदल देते हैं। और चौथी विशेषता है चित्र के आगे पीछे लिखे नामों से उत्पन्न भ्रम है। और तुलसीराम और राजकुमार कंवर अनिरुद्ध सिंह के नाम चित्र के पीछे की ओर लिखे गए, परंतु सामने भरत सिंह का नाम जो 70 साल का छोटा पुत्र है ये लिखे गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये चित्र भरत सिंह का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अधिकांश लोगों की राय है कि ये चित्र सिंहासन पर बैठने से पहले युवक अनिरुद्ध सिंह का प्रतिनिधित्व करता है। ये चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा राजा है इसका चित्र के बारे में आपको बताना है। इसके जो मुख्य चित्रकार है वो तुलसीराम है। दूसरा चित्र है वो ढोला और मारू का है। ये जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। ये ढोला नामक राजकुमार और राजकुमारी मारू की कहानी है। मारवाड़ की प्रसिद्ध प्रेम गाथा पर आधारित ये चित्र ढोला और मारू मारवाड़ का प्रसिद्ध एक चित्र है। इस चित्र में ऊंट पर सवार ढोला और मारू को अंकित किया गया है। कथानक के अनुसार ढोला मरवण यानी मारू को पुंगल से अपने राज्य नरवर ले जा रहा है। इस चित्र में ऊंट की गति, ढोला का पराक्रम, मरवण यानी मारू के सौंदर्य का अद्भुत सामंजस्य हुआ है। चित्र की सरल पृष्ठभूमि धूसर रंगों से अंकित है, यानी इसका जो बैकग्राउंड है वो धूसर रंगों से अंकित है, जबकि ढोला और मारू का चित्रण उष्ण रंगों में हुआ है। ढोला को कलंगीदार पगड़ी और अस्त्र शस्त्र धारण किए दर्शाया गया है और मारू को लहंगा और चुनरी पहने दर्शाया गया है। इसके अलावा हम राजस्थान चित्रकला शैली के निम्नलिखित चित्रों की विशेषता पर प्रकाश डाली। इसमें पहला है झूले पर कृष्ण और उदास राधा और चौगन खेलती राजकुमारी। ये जो राजस्थान चित्रकला शैली के महत्वपूर्ण 4 चित्र है, इनमें से एक परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। ये जो ढोला और मारू चित्र है ये अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे जो झूले पर कृष्ण और राधा का चित्र है, ये चित्र जो रसिक प्रिय से चित्रित है, इस दृष्टि से उल्लेखनीय है क्योंकि इस पर कलाकार का नाम और तिथि भी अंकित है। इसे कलाकार नूरुद्दीन ने 1683 ईस्वी में चित्रित किया है, जिससे 1674 से 98 तक बीकानेर दरबार में काम किया था, यानी नूरुद्दीन बीकानेर दरबार से संबंधित है। इस चित्र की मुख्य विशेषता, ये चित्र वास्तुकला और दृश्य चित्रण के तत्वों का सांकेतिक प्रतिनिधित्व के साथ एक शुद्ध और सरल रचना प्रस्तुत करता है। इस चित्र को नूरुद्दीन ने 2 भागों में विभाजित करने के लिए चित्र के मध्य में हल्के तरंगी टिल्ले के रूप को सरलता से नियोजित किया है। चित्र के ऊपरी भाग में स्थापत्य मंडल को महल के आंतरिक स्थल के रूप में दर्शाए गए। दूसरी तरफ हरे घास के मैदान पर कुछ वृक्ष ग्रामीण और बाहरी परिदृश्य को भी प्रदर्शित करते हैं। चित्र के ऊपरी भाग में यह दिखाया गया है कि कृष्ण झूले पर बैठे एक गोपी के साथ आनंदित भी हो रहे हैं। उनके विनोद के बारे में जानने पर रूठी हुई राधा दुख से हाथ ग्रामीण बस्ती से दूर एक वृक्ष के नीचे अकेली बैठी हुई, यानी कृष्ण है वो गोपियों के साथ झूले पर बैठे हुए, राधा है उनसे दूर रूठी हुई एक ग्रामीण बस्ती से दूर वृक्ष के नीचे अकेली बैठ जाती है। कृष्ण राधा के दुख के बारे में जानकर व्याकुल होता है, उसके पीछे पीछे आता है मगर कोई संधि नहीं होती। ये जो झूले पर कृष्ण और उदास राधा का चित्र है, इसकी विशेषता आपको बतानी है। उसी दौरान राधा की सखी यानी मित्र उसके बारे में जान जाती है और संदेहवाहक और शांति दूत की भूमिका अदा करती है। वे कृष्ण के पास जाकर राधा के दुख के बारे में बताती है, उससे राधा को मनाने के लिए भी प्रार्थना करती है। जो राजस्थान चित्रकला शैली का दूसरा चित्र है वो चौगन खेलती राजकुमारी। इस चित्र में एक राजकुमारी अपने साथी खिलाड़ियों के साथ चौगन यानी पोलो खेलते हुए दर्शाए गए। कलाकार दाना के द्वारा 1810 ईस्वी में बनाए गए ये चित्र मान सिंह के शासनकाल की जोधपुर चित्रकला शैली का प्रतिनिधित्व करता है। जो चौगन खेलती राजकुमारी है वो जोधपुर चित्रकला शैली संबंधित है। ये मान सिंह के शासनकाल में बना था और 1810 में बनाए गए। इसमें कई शैलियों का शैलीगत प्रभाव प्रकट होता है, जैसे जिस तरह से महिलाओं को चित्रित किया गया ये मुगल शैली का प्रभाव और घोड़ों के चित्रण में जो दक्षिणी शैली उसका प्रभाव है। चेहरे की विशेषताओं के चित्रण में बूंदी और किशनगढ़ शैली दिखाई देती है और हरी समतल पृष्ठभूमि स्वदेशी शैली का संकेत देती है। इस चित्र के ऊपरी भाग में एक पंक्ति लिखी गई है जिसका अनुवाद है घोड़े पर सवार युवताएं का खेल। ये चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे जो 15 प्रश्न है ये भी निम्नात्मक प्रश्न है, इसके ये भी 2 नंबर का रहना है। इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है, यानी 20 से 25 लाइन में देना है। इसमें बसौली शैली के प्रमुख चित्र राम अपनी संपत्ति त्यागते हैं और
वन में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण, इन दोनों चित्रों को आपको वर्णन करना है। इसमें पहला है राम अपनी संपत्ति त्यागते हैं। इसमें राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास हेतु अयोध्या छोड़ने की तैयारी करते हैं। इसी समय धैर्यपूर्वक राम अपने स्वामित्व की संपत्ति को त्यागने के लिए अंतिम कार्य में लिप्त हो जाते हैं। राम के अनुरोध पर उनके भाई ने उनका सामान एकत्रित कर दिया और अपने प्रिय राम के आभूषण, बर्तन, हजार गायों और अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। बाईं ओर अलग दृश्य में सीता के साथ राम और लक्ष्मण है, जो एक कालीन पर खड़े हैं, उसके सामने दान लेने वाले उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्रकार ने सावधानी से विभिन्न प्रकार के वैरागी, ब्राह्मण, दरबारियों, आम लोगों और शाही घराने के नौकरों को चित्रित किया, यानी इसमें पूरे दरबार के बारे में बताया गया। जो आम लोग हैं उसका भी चित्रण हुआ है, जो दरबारी लोग हैं उनका भी चित्रण हुआ है, जो शाही नौकर है उनका भी चित्रण हुआ है। कालीन पर कपड़ों और सोने के सिक्कों के ढेर है। भोली भाली गायों और बछड़ों को भी चित्रित किया गया। ये गायें और बछड़े ऊंची गर्दन किए हुए, टकटकी लगाते हुए खुले मुंह से राम की ओर देख रहे हैं। इस स्थिति की गंभीरता को अलग अलग भावों के माध्यम से संवेदनशील रूप से चित्रित किया गया, जैसे शांत लेकिन धीरे से मुस्कुराते हुए राम, जिज्ञासु लक्ष्मण, आशंकित सीता, दान के इच्छुक लेकिन बिना किसी खुशी के ब्राह्मण और अन्य लोग अविश्वास और कृतज्ञता के साथ सुंदर तरीके से चित्रित किए गए। राम द्वारा जो पकड़े गए पारदर्शी वस्त्र, ब्राह्मणों की ठुड्डी पर दाढ़ी, माथे पर तिलक के निशान, आभूषण और हथियारों को बखूबी दर्शाए गए। यानी इसमें पूरा जो दृश्य है उसका जीवंत वर्णन किया गया, किस प्रकार राम है वो अपनी संपत्ति त्यागते हैं और लोगों में बांटते हैं। जो दूसरा चित्र है वो वन में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का चित्र है। इस चित्र में राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का नाश करने के लिए वन की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। राक्षस तपस्वियों के ध्यान कार्यों, उनके अनुष्ठानों में हस्तक्षेप कर बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इस चित्र की मुख्य विशेषता यह है कि कलाकार ने भारी शरीर वाले जानवरों को पेड़ों के पीछे छिपकर शिकार खोजते हुए अंकित किया गया। बाईं ओर एक लोमड़ी और दाईं ओर एक बाघ का चतुराई से चित्रण किया गया। इस प्रकार जहाँ कलाकार वातावरण को एक और घने अभेद्य जंगल के रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं दो राजकुमारों के असाधारण साहस के भावनात्मक मूल्य को भी दर्शाता है। यानी अभेद्य जंगल में जो शिकारी जानवर है वो भी राम और लक्ष्मण को देखकर पेड़ों के पीछे छिपकर शिकार करता है। इसमें जो राम का अदम्य साहस है उनको दर्शाया गया है। जानवरों के आंशिक प्रतिनिधित्व में यह भी रहस्य है कि उनके भेष में राक्षस होने की भी संभावना है, यानी जानवर के भेष में ये राक्षस भी होने की संभावना है। इसके अथवा में कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र नंद, यशोदा और कृष्ण तथा अभिसारिका नायिका का वर्णन कीजिए। ये जो कांगड़ा शैली के दो प्रमुख चित्र है इसका भी आपको वर्णन करना है। इसमें जो पहला चित्र है वो नंद, यशोदा और कृष्ण का, ये चित्र भागवत पुराण के एक दृश्य को दर्शाता है। इसमें नंद को उनके परिवार, रिश्तेदारों के साथ वृंदावन की यात्रा करते हुए दर्शाया गया है। गोकुल राक्षसों से पीड़ित है और उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया है। चित्र में नंद अपनी बैलगाड़ी पर बैठे हुए एक सौम्य का नेतृत्व करे, उसके पीछे एक और बैलगाड़ी है जिसमें दोनों भाई कृष्ण और बलराम, उसकी माता यशोदा और रोहिणी भी बैठे हैं। उनके साथ पुरुष और महिलाएं अनेक प्रकार की गृहस्थी का सामान ले जा रहे हैं। उनके साथ बच्चे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके भावों और गतिविधियों का अंकन है वो बहुत बारीकी से किए गए, जैसे एक दूसरे से बात करते हुए उनके सिर का एक और झुकना, एक सिर पर भार के भारीपन के कारण नीचे की ओर झुकी आंखों से थकान के भाव को प्रदर्शित कर और सिर पर बर्तन को मजबूती से पकड़े हुए भुजाओं का तना हुआ खिंचाव भी दर्शाया गया है। जो कांगड़ा के चित्रकार प्राकृतिक दृश्यों का गहन निरीक्षण करते हैं उसे स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करते हैं। यह चित्र छाया चित्रियों से मिलती है एक चलायमान चमकीली संरचना जो यथार्थता प्रदान करती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो कांगड़ा चित्रशैली चित्रकार है वो जैसा दृश्य है एज इट इज उसको दर्शाने का स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जो दूसरा चित्र है वो अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका की यह चित्र कांगड़ा शैली का 1810 से 20 के मध्य का है। इस समय में अभिसारिका नायिका की मनोवृत्ति, उसके प्रेम की दृढ़ता को चित्रित किया गया है। जैसे अभिसारिका एक प्रेम आतुर नायिका है जो सारी विपत्तियों को पार कर अपने प्रेमी से मिलने दौड़कर चली जाती है। इस चित्र में शकी बता रहे हैं कि वह यानी अभिसारिका नायिका किस तरह रात में अपने प्रिय से मिलने के लिए जंगल पार करके गई थी। और इस चित्र में चित्रित अभिसारिका प्रेमी से मिलने के मार्ग की अनेक बाधाओं को पार करती है, जैसे रात का घना अंधेरा है, बादलों में बिजलियों का कड़कना और चमकना, अंधेरे में फुफकारते सांप है, वृक्षों के खोखले तनों से निकलते हुए जानवर है और गिरते हुए आभूषण है। चित्र में इन सभी बाधाओं का स्वाभाविक रूप से चित्रण किया गया है। चित्र में इन सभी बाधाओं को दर्शाया गया है। जो अभिसारिका चित्र है शरीर है वो छरा है और आंखें धनुषाकार है। वह गोल मुख आकृति, तिखी नाक, पीन, वक्ष, लोचदार अंगुलियों से युक्त है। वह चोली, लहंगा, पारदर्शी चुन्नी, गले में माला और हाथों में चूड़ियां पहने हुए। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में वो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने वो हल किया। आज हमने चौथा मॉडल पेपर हल किया, आगे 6 मॉडल पेपर हल करेंगे और आपके अध्यायवार अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करवाए जाएंगे। जो आपके 7 मार्च को चित्रकला का पेपर होने वाला उसमें मील के पत्र साबित होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। इनकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।